इससे पहले वाले क्लास में बीट्स फिनोमेना पर कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे। बीट्स प्लस डॉपलर इफेक्ट दोनों पर मिलकर क्वेश्चन आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट डॉपलर इफेक्ट। हेडिंग डालेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। और ध्यान से पूरी बात समझेंगे। कई बार हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कार का जो सायरन सुनाई पड़ता है, अगर वो कार रोड पर खड़ी हुई है तो उसके सायरन की आवाज थोड़ी मोटी आती है, और अगर वो कार हमारी ओर तेजी से आ रही होती है तो सायरन की आवाज थोड़ी तीखी हो जाती है। तीखी आवाज होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। मोटी आवाज का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम होना। तो एवरेज से अगर आवाज थोड़ी सी मोटी होती है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घट गई, और तीखी हो जाती है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक ऐसे ही जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का कभी हम वेट कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी ट्रेन निकलती रहती हैं। तो अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और वो डायरेक्ट ट्रेन है, उसे प्लेटफॉर्म पर रुकना नहीं है, तो उसकी सीटी की आवाज से आप पहचान जाएंगे कि ये ट्रेन स्पीड से हमारी ओर आ रही है। उसकी आवाज थोड़ा चुभने वाली तीखी टाइप की होती है। इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई है। और वही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हॉर्न अगर ब्लो करती है तो उसका हॉर्न थोड़ा मोटा और पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरीला होता है, जो हमारे कान को दिक्कत नहीं देता। तो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो आपको सुनाई पड़ती है जब स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई है। और अगर ट्रेन स्टेशन को पास करके हॉर्न बजाती हुई जा रही है तो तब भी उसकी जो आवाज होगी वो थोड़ी मोटी सुनाई पड़ती है। इस तरह से आप मान सकते हैं कि जैसे एक कार में बैठे हुए हैं आप, और बगल से एक और कार हॉर्न ब्लो करते हुए आपको ओवरटेक करती है, तो पहले आप उसकी आवाज आपको इस तरह से आएगी, नी 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 नी। आ रहा है बात समझ में? ऐसे करके वो ओवरटेक कर जाती है। तो ये एक ही हॉर्न है, पर उसकी बार बार उसका तीखापन बढ़ता घटता है ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखें तो डॉपलर इफेक्ट इसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने वाला इफेक्ट है। यहां पर एक सोर्स ऑफ साउंड होगा और दूसरा लिसनर या ऑब्जर्वर होगा। इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है। अगर टाइम के साथ इस लाइन की लेंथ चेंज हो रही है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। When there will be relative motion between the source of sound and observer along the line joining them, the observer can observe a apparent change in frequency. The observer can observe a apparent change. Apparent change मतलब उसे महसूस होता है। It is not actual change. The observer can observe a apparent change in frequency of sound. Such effect is known as Doppler effect. वास्तविकता में इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो तभी चेंज होगी जब कुछ चेंज सोर्स के अंदर किया जाएगा।
सोर्स के मोशन से या ऑब्जर्वर के मोशन से फ्रीक्वेंसी एक्चुअल चेंज नहीं होती, ये केवल चेंज अपीयर होता है। तो डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट हम करेंगे। लिखें, when there will be relative motion between source of sound and observer, along the line joining them, the observer can observe a apparent change in frequency of sound. The observer can observe a apparent change in frequency of sound. Such effect of sound known as Doppler effect. Such effect of sound known as Doppler effect. डॉपलर इफेक्ट के बारे में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉपलर इफेक्ट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो दूरी है उस दूरी पर डिपेंड नहीं करता। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द डॉपलर इफेक्ट इज नॉट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के बीच की दूरी पर ये डिपेंड नहीं करता, पहली बात। सेकेंड पॉइंट, डॉपलर इफेक्ट इज डिपेंड्स ऑन rate of change. Doppler effect is depends on rate of change in relative separation between source and observer. Between source and observer. ध्यान से देखें, इसमें केस नंबर 1, केस नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, when source of sound is stationary and observer is moving. केस नंबर 1। ऐसे अलग अलग केस अपन को स्टडी करना है। एक बार लेंगे कि सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, फिर दोनों मूव कर रहे हैं, फिर डायरेक्शंस चेंज करेंगे। ऑल पॉसिबल केस जो होंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट केस है when source of sound is stationary and observer is moving। ध्यान से देखें, यहां पर हम सारे केसेस में कुछ जनरल टर्म्स लेंगे। पहला V इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।
या आप इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। यहां पर एयर फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं। Vs is the स्पीड ऑफ सोर्स। ध्यान से मेरी बात सुनते जाएं, ये स्पीड है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इस पर माइनस साइन और प्लस साइन लगाकर इसको एज ए वेलोसिटी भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये चीज। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन स्पीड लिखना इसलिए सही है क्योंकि यहां पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं दिया हमने, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं Vs। इसके बाद Vo, इट इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। F is the actual frequency and F is the apparent frequency। ये जनरल टर्म हम लेकर चलेंगे। और अगर मैं यहां पर इस एरो का साइन इस तरफ करता हूं तो इसका मतलब आप ये मानेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ मूव कर रहा है, और इधर करूंगा तो ये एरो की डायरेक्शन ऑब्जर्वर या सोर्स के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट केस में इट इज अवर ऑब्जर्वर, इट इज सोर्स ऑफ साउंड। इस केस में अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई पड़ेगी, इसको एनालाइज करने के लिए आप इस तरह से माने जैसे कि समुद्र के अंदर छोटी छोटी गुफाएं जैसी इसमें छोटी मछलियां रह सकती हैं। वैसे एक ये होल है, अंदर खाली जगह है, काफी छोटी छोटी मछलियां इसके अंदर है। इट इज जस्ट लाइक सोर्स। और यहां एक बड़ी मछली इंतजार में है, भोजन की तलाश में। ध्यान से देखना, यहां से एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल, एक एक करके ये मछलियां बाहर निकलती हैं और सामने ये खड़ा हुआ है। तो अगर ये अपनी जगह पे खड़ा होगा तो एक सेकंड में जितनी मछलियां इसको मिलेंगी वो हो जाएगी इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ फिशेस एमिट पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जितनी मछलियां यहां से निकल रही होंगी वो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और अगर ये अपनी जगह पर रुका हुआ है तो इसको ठीक उतनी ही मछलियां खाने को मिलेंगी जितनी पर सेकेंड यहां से निकल रही होंगी, ठीक उतनी पर सेकेंड इसको मिल जाएगी। तो यानी इस सोर्स की एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है वो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। अगर ये किसी स्पीड Vo से आगे को बढ़ेगा इस तरह से, तो ज्यादा मछलियां पर सेकेंड इसके मुंह में जाएंगी और ये काउंट करेगा नंबर ऑफ फिशेस पर सेकेंड एक्सेप्टेड। तो वो यहां से पर सेकेंड निकलने वाली जो फिशेस हैं उनसे ज्यादा होगी। सेम यहां पर, तो ये मतलब इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी।
इस केस में आप ध्यान से देखें, मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस v के बराबर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस v के बराबर है। v इज द स्पीड ऑफ साउंड, और ये पल्स इस तरह से इसके पास पहुंच रही हैं। इट इज ए सिंगल पल्स। एक सेकंड में ये सोर्स इस तरह की एफ पल्स एमिट करता है। तो ध्यान से देखें, एक सेकंड में अगर ये रुका हुआ है अपनी जगह पे एट t बराबर 0, तो ये कंडीशन बनेगी, रुका हुआ है तो उतनी की उतनी पहुंचेंगी। मगर अगर ये एक सेकंड में यहां को चल के आता है तो ज्यादा मात्रा में इसके पास पल्स पहुंच जाएंगी। ध्यान से देखें, अगर ये ऑब्जर्वर इसकी स्पीड v0 है, एक सेकंड में वो यहां से यहां आ जाएगा, तो अब ये डिस्टेंस v माइनस v0 बचेगी। या आप ये मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा पल्स जो यहां पर होंगी वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस कारण इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी। अब मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ध्यान से देखें। यह समझ में आ गया है? हमको यह पता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। इस केस में अगर इस ऑब्जर्वर से पूछेगा कि वेवलेंथ क्या है वेव की, तो जो है वो बताएगा एक्चुअल वेवलेंथ। वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से समझें, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। मान लीजिए मछलियां हमारी तरफ आ रही हैं, अगर किसी तरह से मछलियों की स्पीड बढ़ जाए हमारी तरफ आने की, तो ज्यादा मछलियां हमारे मुंह में आएंगी। सिमिलरली यहां क्या होता है, जब ऑब्जर्वर चल के आता है तो जो साउंड है, इस साउंड की स्पीड इसके रेस्पेक्ट में बढ़ जाती है। तो इट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा। f apparent is the velocity of sound with respect to observer upon lambda। इस केस में यह हो जाएगा v प्लस v नॉट बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इट इज सो apparent frequency is v plus v naught upon v into f। तो इस फिनोमेना में जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर खुद चल के जा रहा है सोर्स की तरफ। इस कारण उसके रेस्पेक्ट में, वो अपने आप को रुका हुआ मान रहा है, उसके रेस्पेक्ट में साउंड की स्पीड बढ़ गई है। यानी
जो मछलियां निकल कर आ रही है उनकी संख्या बढ़ गई है क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो इस कारण से इसको यहां पर नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। दैट इज द बेसिक रीजन। नोट कर लें इसको। इसमें पॉइंट लगा के लिखेंगे। पहला पॉइंट, इन सच केस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड with respect to observer is change due to motion of observer, due to motion of observer. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, change in relative velocity is the change in relative velocity is the reason of Doppler effect। यहां पर Doppler effect का जो रीजन है वो चेंज इन वेलोसिटी है। थर्ड पॉइंट लिखें, सोर्स रेस्ट में है और जो ऑब्जर्वर है अगर वो वीओ स्पीड से दूर जा रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ होगा। नोट करके लिखें, इस केस के अलावा जो कि पॉइंट पहले अपन को लिखना चाहिए था, अभी आप लेकिन नोट कर लीजिए। When relative separation between the source and observer increases with time, apparent frequency is less than actual frequency. Apparent frequency is less than actual frequency. And when relative separation between source and observer, and when relative separation between source and observer decreases with time, apparent frequency is high than actual frequency. Apparent frequency is high than actual frequency. इसमें अब आगे ये नोट हो गया केस नंबर 2, जिसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में रहेगा और सोर्स मूविंग होगा।